हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आप सबका ऑनलाइन एजुकेशन पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मधुर कुमार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बताएं कैसे हैं आप सब। तैयारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दिन तो मैं रोज गिनाता हूं तुम्हें, तो कितने दिन रहे हैं आज भाई। आज के बाद बताओ। लगभग लगभग 58 डेज मान लो यार। हैं? तो भाई लगा दो पूरी ताकत अपनी 58 डेज के लिए, क्योंकि एक गाना है बहुत पसंद है मुझे। कुछ पाने की हो आस आस, कुछ अरमा हो जो खास खास आशा है। तो यदि कुछ पाने की आस है और अरमान कोई खास है तो फिर तो पूरी मेहनत लगा दो, है ना। क्योंकि टूटने लगे हौसला, टूटने लगे हौसला, तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो तुम सब जुगनू हो, तुम किसी दूसरे की रोशनी के मोहताज नहीं हो। तुम्हारे पास अपनी इतनी एनर्जी है कि तुम पूरे देश राष्ट्र को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हो। तो इसलिए आप जुगनू हैं, आपका स्वयं का प्रकाश है, आप स्वयं तारे हैं। तो इसलिए आपको खुद, परिवार, देश, समाज, राष्ट्र सबको प्रकाशित करना है। ठीक है बेटा। तो जैसा कि हमारा रोज का क्रम है कि भाई कुछ ना कुछ मोटिवेशनल लाइन होनी चाहिए, तो उसी क्रम में आज देखो फिर डिस्प्ले पर है कुछ सामने आपकी। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। मतलब आपने यदि सीखने की आदत सीख ली, उसको अपना लिया, आत्मसात कर लिया, तो फिर आपके लिए कोई लक्ष्य, कोई टारगेट बड़ा नहीं होगा। बहुत छोटे टारगेट है सब, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर्दी बहुत है प्यारे मोहन बच्चों, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ठंड से बचा कर रखें। क्योंकि यदि तबीयत खराब होती है तो 1 से 2 दिन कब खत्म हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। और इस समय जो मैं कह सकता हूँ 12th और 10th वालों का ये प्रिपरेशन का गोल्डन पीरियड है। तो इस समय अपने आप को बचा के रखना, जो भी 50-58 दिन है, और मेहनत के साथ पढ़ते रहें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखो, कल हमने अपर्तनांकों के बीच संबंध पढ़ लिया था और कैसे प्रदर्शित करते हैं, इन सारी चीजों को सीख लिया था। आज हम देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या देखेंगे राजा बेटा? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता बोलते हैं मतलब सीधा समझो कम शब्दों में, यदि जिस मार्ग पर आता है, जिस मार्ग पर आता है, यदि उसी मार्ग पर वापस चला जाता है, मतलब कोई प्रकाश जिस मार्ग पर आता है और उसी पर यदि वापस चला जाता है, तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? मतलब कोई प्रकाश जिस मार्ग पर आता है यदि उसी पर वापस चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। बात समझ में आई? तो यहां देखो ध्यान से, देखो यहां से ये कोई प्रकाश की किरण आई, आ गई प्रकाश की किरण। ठीक है राजा बेटा, ये आ गई प्रकाश की किरण। ठीक है, ये ऐसे निकल गई, देखो ये गई ऐसे। फिर यहां से अपवर्तन हुआ। पहले अपवर्तन कहां से हुआ? यहां से हुआ। फिर अपवर्तन यहां से हुआ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखिएगा आप, स्पष्ट दिखने लगा होगा आपको, है ना? स्पष्ट होगा। तो देखो पहली प्रकाश किरण ये आई, यहां इस बिंदु से अपवर्तन हुआ, ये अभिलंब है, ये है ना, ये। और फिर देखो ये यहां गई और ये है मिरर, बोले तो दर्पण। ठीक है,
तो ये क्या है, दर्पण है। यहां से टकराई और टकराकर वापस इसी मार्ग पर चली जाती है, वापस इसी मार्ग पर चली जाती है। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। तो ये क्या है, अभिलंब। ये क्या राजा बेटा, अभिलंब। और ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, ये वाली अपवर्तित किरण। ठीक है राजा बेटा। और ये भी क्या है, अभिलंब बोल सकते हैं इसे भी, अभिलंब। ठीक है, ये तो यहाँ देखो, ये वाला कौन सा कोण है, ये वाला, ये हो जाएगा आई। और आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और ये क्या है, अपवर्तन कोण आर। यहाँ देख लो, ये क्या है, ओ ये गलत बना दिया है, ये आई है, आई। और ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नहीं है, ये आर। ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग पर वापस चली जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। अब देखो ध्यान से, देखो जरा, एक PQRS कांच का गुटका है जो चित्र में तुम्हें दिखाई देता है, देखो ध्यान से, ये कांच का गुटका है, ये वाला, ये, ठीक है, ये जी, ठीक है राजा बेटा, ठीक है, ठीक है जी, लो कांच का गुटका, ठीक है। अच्छा, ये कोई प्रकाश की किरण आ गई, आके टकराई, यहाँ क्या है, यहाँ वायु है, और ये क्या है, कांच है, तो वायु क्या होगी, विरल। और ये क्या होगा, ये सघन होगा। तो जब प्रकाश किरण यहाँ आती है तो हमने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक गई, ये निकल गई सीधी ऐसे, ये निकल गई। अब कहाँ से जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, चली गई देखो, और यहाँ टकराई और फिर वापस चली गई। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। क्या कहलाती है राजा बेटा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। ठीक है, क्लियर है क्या। चलो, तो वायु माध्यम रखा, मानो कोई प्रकाश किरण ए बी है, देखो चित्र में, बिंदु पी पर आपतित होती है, चूंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, हमने पढ़ा है ये तो बातें दोनों। जी। और बीसी दिशा में निकल जाती है। अब यह प्रकाश किरण सघन से, अब देखो जब नीचे कांच के गुटके से नीचे वायु में जा रही है तो सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है और दर्पण एम से टकराती है और उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, और यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या। ये प्रकाश की किरण यहां से चली, यहां टकराई और वापस इसी मार्ग को फॉलो करते आ गई, तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाई। अब देखो ध्यान से आगे। अब हमने पढ़ा था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कल मैंने बताया था वायु के सापेक्ष ए एन जी, जिसके सापेक्ष आता है वो पहले, जिसका होता है वो बाद में। तो एयर के सापेक्ष में, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का, तो ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर, पढ़ा था ना हमने। ठीक है, अपवर्तनांक कहते हैं। अच्छा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो जी एन ए, गिलास के रेस्पेक्ट में एयर का, तो क्या होगा, साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, समीकरण एक और दो की सीधा कर देंगे हम, क्या गुणा कर देंगे, और समीकरण एक और दो की जब गुणा करेंगे, ए एन जी गुणा जी एन ए बराबर साइन आई बटे साइन आर, इससे ये यहाँ गुणा है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, फाइनली क्या आ गया, ए एन जी गुणा जी एन ए बराबर आ गया 1। तो यहां से क्या कर सकते हैं, ए एन जी बराबर कर सकते हैं 1 अपॉन जी एन ए, या जी एन ए बराबर कर सकते हैं 1/ए एन जी। बात समझ में आ गई क्या। क्या करना, सीधा अपवर्तन का दूसरा नियम लगाना है, ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर और जी एन ए बराबर साइन आर बटे साइन आई, दोनों समीकरणों की गुणा करनी है, इक्वेशन की गुणा। जब गुणा करेंगे तो साइन आई से साइन आर चला जाएगा, साइन आर से साइन आर चला जाएगा, और फाइनली क्या आ जाएगा, ए एन जी गुणा जी एन ए बराबर 1, तो ए एन जी बराबर जाएगा 1/जी एन ए। बताओ क्या बात समझ में आ गई, बोलिएगा, क्या बात समझ में आ गई है आपको, क्लियर है ना बात, क्लियर है, बोलो, बोलिएगा भाई, बोलिएगा जरा, धीरे धीरे बोलिएगा। आज बहुत ठंड सी लग रही है नेपाल को, है ना, तो इसीलिए मुझे लग रहा है आज क्लास में थोड़ा संख्या कम है, बच्चे लिहाफ में बैठे हैं दीवार से टिक के,
इसीलिए वो क्लास में नहीं आ पाए हैं। बच्चों को थोड़ा ठंड लग रहा है, इसलिए वो क्लास में नहीं आ रहे हैं। प्यारे मोहन बच्चों, आपके एग्जाम के 57-58 दिन रहे हैं, मेहनत कर लो, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो प्रकाश के बर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं देख लेते हैं। पहली घटनाएं देखते हैं हम। आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अरे सर, दीपावली थी तो दीपावली पे तो सर हमारे घर तो एक हम बल्बों की झालर लेके आए थे, और वो तो सर उसमें एक बटन था और मैंने दबाया तो वो तो टिमटिमाने लगी। तो ऐसी तारों में कोई बटन होता होगा? अच्छा, हाँ सर, वो भगवान जी दबाते होंगे इस बटन को, और कैसे टिमटिमावे है? हमें तो यही लगा है। अरे नहीं भाई, तारों का टिमटिमाना एक घटना है अपवर्तन की। क्या है? वहां कोई भगवान जी नहीं दबाते बटन, ना ही उनमें कोई आईसी है। बात समझ में आ गई? तो तारों का टिमटिमाना, तारे तुम्हें टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? क्यों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो देख लो, हमने रात्रि के समय तारों को टिमटाते हुए देखा हुआ है। इन तारों को टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। याद के रखना, प्रकाश का अपवर्तन। अब यदि तुम्हें कभी भी आता है प्रकाश तारे क्यों टिमटिमाते, कुछ भी याद ना हो, सीधा लिख दो प्रकाश का अपवर्तन, बात खत्म। तो हम जानते हैं, आप देखो वायुमंडल में क्या है बेटा, डस्ट पार्टिकल है। डस्ट पार्टिकल धूल, धुआं, कण, वायु, ऐसे बहुत सारी गैसें भी हैं। तो इनकी क्या है, अनेक परतें हैं। अब मुझे जरा वायुमंडल की परतें बता दो कौन कौन सी है। बात नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है आयन मंडल। पांचवा है बहिर्मंडल। और छठा है बीड़ी वाला मंडल, बीड़ी का मंडल। अरे सर, क्या बता दिया आपने, बीड़ी का मंडल? हाँ, अरे 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 भाई 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 भाई, बीड़ी का मंडल कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? बात समझ आ गई ना? चलो, तो आपको ध्यान रखना है कि बीड़ी का मंडल कुछ नहीं होता है। तो कितने मंडल है हमारे वायुमंडल में? तो पहला है राजा बेटा, कौन सा मंडल है? पहला है क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है आयन मंडल। पांचवा बहिर्मंडल। अरे सर, प्लेन कहाँ उड़ता है? जो प्लेन होता है, प्लेन कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। समताप मंडल में ही क्यों उड़ता है? क्योंकि समताप मंडल में हवाओं का विक्षोभ नहीं होता। अगर प्लेन उड़ रहा है और हवा की दिशा विपरीत हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए हवा टकराएंगी तो दिक्कत होगी। इसीलिए यही कारण है कि जो भी प्लेन होते हैं हमारे, वो कहाँ उड़ाए जाते हैं? वो आपसे विकल्प पूछ सकता है कि जो वायुयान होते हैं वो कहाँ उड़ाए जाते हैं, किस लेयर में? तो उसका ध्यान रखना है राजा बेटा, समताप मंडल में। अधिक क्यों उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में? ऐसा, अब वहां ट्रैफिक कम हो, ट्रैफिक ट्रैफिक ना हो तो वहां कोई नहीं दिखता। ऐसा नहीं है, वहां हवाओं का विक्षोभ नहीं होता। हवाओं का विक्षोभ नहीं होता। नीचे क्षोभ मंडल में मौसमी सारी घटनाएं, मौसमी, खाने वाली मौसमी नहीं, मौसम। मौसम, गाना सुना है मौसम की तरह। मौसम, जो मौसम होता है, मौसम की सारी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है राजा बेटा? क्षोभ मंडल में। तो मौसमी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। जो आंधी, तूफान, हवा, वर्षा, ये सब ये सारी क्षोभ मंडल में हो रही। समताप मंडल में ऐसा कोई विक्षोभ नहीं होता। अब मान लो, यदि कोई प्लेन उड़ रहा है ऊपर और अचानक से बड़ा तूफान आ जाए, तो एकदम तो उतार नहीं सकते, ऐसा तो नहीं भी उतार कर रख लो, नहीं हो सकता ना। तो यही कारण है कि इनको समताप मंडल में उड़ाया जाता है। वहां ऐसा वायुमंडल विक्षोभ नहीं होता कोई भी। बात समझ में आ गई क्या? तो हमने बताया कि वायुमंडल की अनेक परतें, पांचों परतों का नाम याद रखना है ना बेटा। अनेक परतें, इन परतों का घनत्व अलग अलग। अब देखो, सबसे याद है, सबसे नीचे कौन सी है? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, और सबसे बाहर है बहिर्मंडल। ठीक है जी। तो इनका सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? क्षोभ मंडल का। उससे कम समताप का, फिर कम, फिर कम, फिर कम। जैसे यहाँ बच्चे, मान लो एक ऐसे करके लेटा पड़ा, फिर इसके ऊपर है, फिर एक इसके ऊपर है, फिर एक इसके ऊपर है, फिर एक इसके ऊपर है। तो सबसे ज्यादा दबाव किस पे होगा? इस पे होगा। उससे कम इस पे, उससे कम इस पे, सबसे कम इस पे। तो ऐसी ये पढ़ते हैं, ये क्या? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो मैंने गलत बोल दिया।
क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है जी, राजा बेटा। तो इन परतों का घनत्व क्या है? अलग अलग है। तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल की अलग अलग परतों में उसका क्या हो जाता है? घनत्व में बदलाव के कारण प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होने लगते हैं। बता दीजिएगा, क्या आपको बात समझ में आ गई है क्या? अरे वाह लो, दोबारा से सारी कहानी सुना। देखो बेटा, वायुमंडल में क्या धूल, धुआं, जलवाष्प, ऐसे बहुत सारे कण हैं। और वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब क्या होता है कि इनमें जो घनत्व होता है चेंज होता रहता है, हर परत पर घनत्व चेंज होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? क्षोभ मंडल का होता है। तो जब सूर्य से जो ऊपर से आने वाला प्रकाश है, तारों से जो आ रहा है, वो जब इन परतों से गुजरता है तो घनत्व के कारण क्या होता है? हमने पढ़ा था कि अपवर्तन किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। तो घनत्व के कारण जब घनत्व चेंज होता है, इस प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब अपवर्तन होता है तो जिसका परिणाम होता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अरे सर, तो फिर माला भी तो ऐसी टिमटिमानी चाहिए ना, जो दीपावली पे लगाई थी? नहीं, उसमें आईसी होती है। उसमें क्या होती है? आईसी होती है। बात समझ में क्या? तो फिर तारों में भी तो आईसी हो सकती है ना, वो भी तो हो सकता है टिमटिमाते। आप कोई गए हो? बेटा स्टडी की गई है। ठीक है राजा बेटा, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। स्टडी की गई है और अपवर्तन ही होता है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा, चलो सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमें तो मानते तो राजी में हम पापा की भी ना है। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं बेटे। सूर्य का सूर्य उदय के कुछ मिनट पूर्व और सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद। देखो, तुमने देखा जब सूर्य छिपता है तो जिधर सूर्यास्त होता है, मतलब छिपता है, कुछ देर थोड़ा सा आसमान लाल सा दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। क्या है उसका कारण प्रकाश का? तो वही है कि वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, इन सभी परतों का घनत्व अलग अलग है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें का अपवर्तन हो जाता है। परिणाम स्वरूप सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय कुछ बाद तक दिखाई देता रहता है। तो कोर में क्या घटनाएं हैं? प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आ गई क्या? तो अब तुम्हें एक की कॉन्सेप्ट की दे रहा हूं। जब भी सूर्य उदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई दे या कुछ समय बाद तक दिखाई दे, और तारों का टिमटिमाना पूछे, कुछ भी बात याद नहीं आए, कुछ भी बात याद नहीं आए, नहीं आए, तो क्या करना है सर? तो आपको वहां पर प्रकाश का अपवर्तन लिख देना है। और कॉपी, कॉपी हो कॉपी भर देनी है। आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसा है सर? हाँ बेटा। तो यदि इन दोनों घटनाओं में से कुछ आता है और आपको कुछ भी बात याद नहीं आती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वहां प्रकाश के अपवर्तन को चिपका दो, बाकी बातें लिख दो। वायुमंडल में इतनी परतें हैं, ऐसा है वैसा है, आपका काम चल जाएगा। बताओ, समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है क्या बात? बताइएगा, बोलिएगा। बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। ये भी बहुत मोस्ट बातें हैं दोनों, इनको तो याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। देखो ध्यान से, ये आ गई एक प्रकाश की किरण। ठीक है जी, अच्छी है सर, तो है बात। और सर फिर क्या हो बताए? तो देखो, ये है अभिलंब, ये 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 ठीक है। ठीक है जी। तो ये वाला कोण है, ये क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण। ये क्या है सर? सघन माध्यम है। और ये क्या है सर? ये विरल माध्यम है।
ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अच्छा सर, तो फिर यहाँ प्रकाश की किरण तुमने कहाँ धुका दिया? धुका नहीं है, देखिए है भाई, है भाई, है, रुको तो सही, हैगी भाई। क्यों शोर मचा रही? ये हैगी, ये निकल गए ऐसे। ठीक है जी, ये कितना? 90 अंश। तो क्या है फिर ये? तो सुन लीजिए, क्रांतिक कोण। क्या है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान सदैव 90 अंश होता है। बात समझ में आ गई क्या? मतलब जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। क्या बोला मैंने? जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं राजा बेटा सी से। इसको किससे? सी फॉर बिल्ली, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? दोबारा से सुनो, क्या होता है क्रांतिक कोण? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। क्या बोला मैंने? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। क्या बोला हमने? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको राजा बेटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लो, यदि आई बराबर हो जाता है सी, आई बराबर हो गया सी, तो आर बराबर होगा 90। बात समझ में आ गई क्या? अब मान लो आपतन कोण का मान और बढ़ा दो, मतलब आई को बढ़ा दो किससे? सी से अधिक कर दो। जब हम आपतन कोण का और मान बढ़ाते रहते हैं तो प्रकाश की किरण दोनों माध्यम की सतह से टकराकर वापस जाने लगती है। देखते हैं कैसे। अगर मान लो इसका मान और बढ़ाया, इसका मान और बढ़ा, तो ये प्रकाश किरण ऐसे न जाकर ऐसे करके टकरा के, यहां से टकरा कर और ऐसे निकल जाती है, ये निकल जाती है ऐसे। तो यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? तो डेफिनेशन क्या हुई? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देने पर प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों की सतह से टकराकर जाने लगती है, या पूर्णतः टकराकर वापस जाने लगती है। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो क्या है देखो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर प्रकाश किरण दोनों माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, और यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अतः आवश्यक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं, ध्यान रखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें। पहला, आई पहला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम जो है प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल में जाए। कहां जाएगी? सघन से विरल में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है? बात नंबर एक, प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल में जानी चाहिए। और दूसरा क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? तो तुमसे पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं, तो आपको बता देना है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाए। दूसरी बात, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो कब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ जाए, तभी होता है राजा बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो बोलो, क्या बात समझ में आ गई है आपको? बात समझ में आ गई हो तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। बता दो भाई, बोलो, बोलो ना, बोलिएगा, जरा बोल जाइएगा। बताओ, क्या बात समझ में आ गई? यदि आप आपतन कोण का मान, यदि आप आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण से बड़ा कर देते हैं, मतलब I इज ग्रेटर देन C, तब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दूसरी शर्त क्या है, सघन से विरल जाए प्रकाश किरण। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो ही शर्तें हैं। पहला बात नंबर एक, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाए तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बोलिएगा, क्या बात आपको समझ में आ गई है? तो यहाँ जो अपवर्तन का मेन पार्ट था वो समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाश की, और प्रिज्म पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना। कल से हम प्रिज्म को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी आ रही सर, अच्छा सर, एक बार और चलाओ। उपलक्ष्य, यस सर, थोड़ी आ रही है सर। तो वीडियो को दोबारा देख लेना है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही, क्योंकि प्रिज्म मुझे स्टार्ट करना है। तो प्रिज्म मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यदि प्रिज्म की बात स्टार्ट करता हूँ तो हमारे पास 10-15 मिनट है, 10-15 मिनट में हमारी बात पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं इस क्लास को आज यहीं पर रोकूंगा। कल मैं प्रिज्म कराऊंगा। बस आप बच्चों को ध्यान ये रखना है, क्या रखना है, आप बच्चों को ध्यान ये रखना है कि आपको कल ईमानदारी के साथ क्लास में आना है। और लगभग मैं प्रिज्म का सारा प्रिज्म लगभग कल समाप्त कर चुकूंगा, है ना। तो बाकी पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते रहें। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूं अंत में कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इसलिए हंसते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं कल इसी क्लास में। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।